राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अदालती कार्यवाही के लिए अच्छा वकील मुहैया कराता है, वक्त पर हर संभव कानूनी सहायता और सलाह देता है, लोक अदालतों के जरिए लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बेहतर न्याय बेहतर समाज। अधिक जानकारी के लिए निकटतम कोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर फोन करें। नमस्कार दोस्तों, आप सुने हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर हैं एक प्रोग्राम कानून की बात। कानून की बात DLSA यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से लेकर आते हैं और हर बार कानून की बात प्रोग्राम में अलग मुद्दे पे बात होती है। तो अब की बार हम बात कर रहे हैं लेबर के बारे में कि लेबर के लिए क्या क्या कानून बनी है। जो काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं या कहीं पे भी काम करके जो पैसा लेते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं आज के प्रोग्राम में। तो अगर आपके कानूनी संबंधी कोई भी सवाल हैं तो आप अभी लाइव प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। आज है मंगलवार का दिन और आज है 21 जनवरी 2025। फ़ोन करने के लिए नंबर आपको बता देती हूँ। नंबर होगा 88 00 47 50 80 यानी कि 88 00 47 5080 और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ लाइव में है एडवोकेट सुजान सर। तो सुजान जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू शर्मिला जी। 107.8 FM के श्रोतागणों को मेरा सबको नमस्कार जी। बहुत बहुत वेलकम है सर गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। काफ़ी अच्छी जानकारी सुजान सर देके जाते हैं और आज भी उम्मीद करते हैं जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो ज़रूर इस लाइव प्रोग्राम में भाग लीजिएगा। अगर आपके सवाल हैं तो ज़रूर कीजिएगा। सर, काफ़ी सारी चीज़ें हम प्रोग्राम में करते रहते हैं और जो हमारे प्रोग्राम है वो रिपीट में भी चलते रहते हैं। तो आज बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुछ महिलाओं से जब मैं मिली तो उनका कहना था कि जी जब हमें खुशी होती है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, है ना, और वो खुशी कहते हैं खुशी बांटने से बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे हमें अपनी खुशी को दबा के रखना पड़ता है। क्योंकि अगर जो हमारा जहाँ पे हम काम करते हैं, चाहे ठेकेदार के थ्रू या कंपनी के थ्रू, अगर उनको पता चल जाता है तो वो काम से निकाल देते हैं। वो ये नहीं कहते आप प्रेग्नेंट हो इसलिए निकाल रहे हैं, वो कोई ना कोई बहाना करते निकाल देते हैं क्योंकि आगे जाके 6 महीने की छुट्टी देनी पड़ेगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या कर सकती हैं वो महिलाएं? धन्यवाद जी, आपने हमें बुलाया। उस आपका सवाल का जवाब लेने से पहले थोड़ा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने संस्था के बारे में, हमारे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उसके बारे में बताना चाहूँगा आपकी परमिशन से। जी जी बिल्कुल सर। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का मैं पैनल एडवोकेट हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुजान सिंह है जी। हर जिले में तालुका लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कंसर्न स्टेट में, जैसे हरियाणा में तो हम हालसा बोलते हैं, हाँ जी, हरियाणा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जी। तो कंसर्न जो स्टेट है, उनकी जो स्टेट अथॉरिटी है, उनके सुपरविजन में वो काम करते हैं। और जो भी स्टेट एजेंसीज हैं जो कंसर्न जो है वो नालसा के जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है जी जी, उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। तो पूरा एक लीगल मैकेनिज्म बना हुआ है जी। ये बना इसलिए है कि आपने सुना होगा कि कोर्ट में कोई केस चलता है, कोई गरीब आदमी है, कोई असहाय आदमी या कोई ज़रूरतमंद आदमी जी, और वो आदमी उस टाइम पे कानूनी किसी वजह से सहायता नहीं मिल पा रही है, कानूनी केस नहीं लड़ पा रहा है जी, तो उसको फ्री में वकील मिलता है, कानूनी सहायता मिलती है। तो उस सब प्रावधान के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है और संस्था का ये है, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। तो हम लोग फ्री में लीगल सर्विसेज देते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इनके चेयरमैन होते हैं जी। और जो कंसर्न CGM कम सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो हमारे सेक्रेटरी होते हैं जी। एक गवर्नमेंट एजेंसी है जी। आपका सवाल था मैटरनिटी एक्ट को लेके। हाँ जी सर। कि महिलाओं को जब प्राकृतिक रूप से जो एक खुशी का टाइम है प्रेग्नेंट होने का, और उसको छुपाना पड़ता है। हाँ जी। ये कुछ हद तक हमारा दुर्भाग्य है आज की डेट में कि जो महिलाएं किसी संस्था में, फैक्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं तो कहीं ना कहीं इस अब्यूज का उसका वो डर रहता है। उसकी वजह यह है कि जब वो डिस्क्लोज करती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं तो एम्प्लॉयर को लगता है कि अब इनको रेस्ट देना पड़ेगा, काम इजी काम देना पड़ेगा, या हो सकता है कि उनको छुट्टी देनी पड़े क्योंकि लॉ में प्रोविजन है 6 महीने के आसपास, 6 महीने की छुट्टी का। जी जी हाँ जी। तो
उस चक्कर में कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्राइवेट नौकरी है जी, कहीं नौकरी से ना निकाल दें, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो वो ये आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा होता है कई बार। लेकिन कानून में इसका प्रावधान है जी। सेक्शन 12 मैटरनिटी एक्ट कहता है कि यदि जी जब औरत ने डिस्क्लोज कर दिया, बता दिया अपने एम्प्लॉयर को जी कि उनको प्रेगनेंसी है, डॉक्टर को आप गए, डॉक्टर ने कहा आपको सरकारी हॉस्पिटल में गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, हाँ जी, जहाँ भी गए आपने चेकअप कराया और आपको पता लगा कि महिला प्रेग्नेंट है, हाँ जी, उसको वो डिस्क्लोज करना चाहिए अपने एम्प्लॉय को। उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है जी। उसकी वजह यह है कि जब आपने डिस्क्लोज कर दिया अपने एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर सेक्शन 12 मैटरनिटी एक्ट से बाउंड हो गया जी। उसके बाद सेक्शन 12 ये कहता है कि यदि डिस्क्लोजर के बाद आपने उस महिला को नौकरी से निकाला, टर्मिनेट किया, रिट्रेंच किया, उसकी छुट्टियां काटी या कोई भी ऐसा एक्ट किया जो इलीगल है, तो पनिशमेंट का प्रोविजन है, यहाँ तक कि 3 साल तक की जेल भी है। ओ जी जी जी। और तो यहाँ पे सर मैं बीच में रोक दिया मैंने आपको कि कैसे महिला को क्या कोई प्रूफ देना पड़ेगा कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स है और ये डॉक्टर की पर्ची है, उसकी फोटोकॉपी करा के जमा करनी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा? देखिए, क्योंकि एक प्रूफ तो होना चाहिए, कानून तो प्रूफ मांगती है हमेशा। मैंने इसीलिए शुरू में आपको कहा कि जब वो हॉस्पिटल में जाके चेक कराएंगे तो डॉक्टर उनका या तो अल्ट्रासाउंड करता है या उनके अपने प्रोसीजर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो बिल्कुल लिख के देता है कि आप कितने दिन की प्रेगनेंसी है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तक बता देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। तो वो जो आपके पास एक कागज है वो डिस्क्लोज करता है कि ये पर्टिकुलर महिला प्रेग्नेंट है। वो कागज आप दे सकते हैं। यदि कोई कागज ना देना चाहे तो एक मेल डाल सकते हैं, एक लेटर लेके बता सकते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे पता कराया, इस हॉस्पिटल में चेक कराया और ये पोजीशन है जी जी। एक लिखित पत्राचार कर सकते हैं। हालांकि बता तो वर्बल भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या है, जैसे मैंने आपके सामने अपने एम्प्लॉयर को बता दिया और बाद में पता लगता मेरी नौकरी खतरे में, आप मेरी विटनेस बनोगे नहीं जी, क्योंकि आपको अपनी खुद की नौकरी खतरे में नजर आएगी जी जी जी। तो कोई एम्प्लॉय कई बार का ना विटनेस बनता नहीं है, उसकी मजबूरी हो सकती है, जो बिल्कुल वो तो है ही सर। इसलिए कागजी कार्रवाई हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। चाहे मेल डाल दे, यदि कोई महिला बताने से शर्मा रही है, कोई और बात है, तो एक उसके परिवार का कोई सदस्य भी मेल डाल सकता है, उसका हस्बैंड डाल सकता है, उसका ससुर डाल सकता है कि जी मेरी सच एंड सच, उसके फादर डाल सकते हैं कि मेरी डॉटर आपके यहाँ काम करती है, उन्होंने ये चेक कराया था और वो प्रेग्नेंट है जी जी। आज की डेट में इंफॉर्मेशन का वो है जमाना है, हर जगह जी जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छे से बताया सर आपने। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। और वकील साहब अपने एडवोकेट साहब सुजान सिंह जी हैं जी? बिल्कुल सुजान सर हैं। सर बताएं क्या सवाल है सुजान सर के लिए? जी जी सुजान साहब को भी नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर कानून संबंधी आपसे सलाह लेना चाह रहे थे जी। जी सर बताइए। जैसे कोई लेडीज काम कर रही है कहीं पे जी और वो शादीशुदा बच्चे भी हैं, जैसे आप जिक्र कर रहे हो, तो एक हमारे दोस्त हैं तो उनकी बीवी के साथ कोई दूसरा बंदा ऐसे मतलब संबंध बना रहा है या कुछ दोस्ती कर रहा है जी, तो उसमें हम उससे कैसे पीछा छुड़वाए, छुटकारा पाए जी, और क्या कानून इसमें क्या सहायता मिल सकती है सर? देखिए, यदि वो सारा कुछ ऐसा है नौकरी के दौरान और वर्क प्लेस जहाँ नौकरी कर रही है वहाँ की यदि घटना है, फैक्ट्री की या जहाँ भी वो नौकरी करती हैं, तो हर जहाँ नौकरी करती हैं वहाँ एक कमेटी बनी होती है, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। एक कमेटी बनी होती है वहाँ पे जो एचआर डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन में काम करती है। वहाँ जो कंसर्न कंपनी है उसका एक एचआर डिपार्टमेंट भी होता है, एडमिन डिपार्टमेंट मान लो आप उसकी शिकायत लिखित में वहाँ दे सकते हैं कि हमारी घर की ये लड़की, हमारी पुत्र वधू वहाँ आती है, इसके साथ ये गलत हो रहा है वहाँ पे, और सच एंड सच यदि उस कंपनी का कोई आदमी है तो डेफिनेटली डिसिप्लिनरी एक्शन, क्योंकि कंपनी का इन्वायरमेंट जो है कोई भी एम्प्लॉय पोल्यूट नहीं कर सकता, ख़राब नहीं कर सकता। माहौल ख़राब होता है तो दूसरे लोगों पर भी उसका असर पड़ता है। इसकी शिकायत कंपनी के कंसर्न जो मैनेजमेंट है उसको कर सकते हैं। यदि ये मैनेजमेंट से बाहर की बात है, मान लो फैक्ट्री से बाहर का कोई आदमी है और वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है, हालांकि तब भी मैनेजमेंट को तो इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है कि हम अपने घर से किसी बेटिया को भेजते हैं वहाँ पे काम करने के लिए और कुछ गलत हो रहा है उसके साथ, तो मैनेजमेंट, क्योंकि घर से हम उसमें एम्प्लॉयर की जवाबदारी पे तो अपनी बेटिया को भेज रहे हैं ना, तो मैनेजमेंट को एक्शन लेना ही लेना। लेकिन बाहर का यदि मान लो मैटर है, जैसे आते जाते रास्ते में आते टाइम या जाते टाइम ऑफिस से आवर्स में कोई गड़बड़ करता है, तो भी मैनेजमेंट उस पर एक्शन ले सकती है। इसके अलावा पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं अपने सारे तथ्यों को बुला के, क्योंकि मामला महिला का, इसलिए मैं डिटेल में बात नहीं करना चाह रहा इस टॉपिक पे।
जी। ये कंपनी में काम नहीं कर रहे, मान लीजिए बाहर भी बहुत सारी वारदात होती है जी, और ऐसे सुना है। तो एक हमारे साथी उनके साथ ऐसा हो रहा है, कंपनी में नहीं कर रहे काम और किराए पर ही रहते हैं यहाँ पर, और बाहर के लोग हैं जी, अदर स्टेट के। तो वो शायद कहाँ से नहीं जी, और बंदा बिल्कुल पीछे पड़ा और मान नहीं रहा, लड़ाई झगड़े को तैयार है, लेकिन उनकी मैडम उनके साथ दोस्ती करके रखती है। तो इसमें छुटकारा कैसे पाया जाए सर, ये एक सवाल है। ठीक है सर, आपका सवाल सर ने नोट कर लिया है। सर आपके सवाल के जवाब देंगे और आप रेडियो पे सुनिएगा। राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और अगले श्रोता भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। थैंक यू राजकुमार जी। जी नमस्कार जी। तो सर यहाँ पे मतलब रास्ते की छेड़खानी की बात हो रही है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कंपनी में नहीं हुआ ना, और रास्ते की छेड़खानी है, वो तो शायद कोई स्टूडेंट है उसके साथ भी हो सकती है, या कोई मायके या ससुराल जाए उसके साथ भी हो सकती है। ये तो इन्होंने किराएदार की बात की कि किराएदार हैं, कुछ उनके साथ हो सकता है, उनके इलीगल रिलेशन बने हो, इस टाइप की बातें कर रहे हैं। अब इसमें दो सवाल उठते हैं कि क्या उस महिला की कंसेंट है उसमें है, हाँ जी, यदि रजामंदी है या नहीं। यदि वो महिला अपनी रजामंदी से कोई संबंध बना रही है तो एक मामला लीगल बन जाता है कि भाई उसके पति को अधिकार है कि महिला के खिलाफ भाई तलाक का केस डायल करे, या यदि उसको संबंध पसंद नहीं आ रहे हैं कि मेरे रिश्ते ठीक नहीं है या उसके एक्ट एंड कंडक्ट ठीक नहीं है जी, तो वो घर में यदि गड़बड़ होती है उसके पास, उसकी वजह से तो एक डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर बनता है जी जी, बच्चों पे यदि इम्पैक्ट पड़ रहा है तो। और यदि किराएदारों पे पड़ रहा है कुछ ऐसा है तो किराएदार भी उस पे कर सकते हैं कि हमारे पड़ोस में ऐसा एक न्यूसेंस क्रिएट हो रही है। जी जी, दैट कैन बी मैटर ऑफ न्यूसेंस। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे एक एग्जांपल इसमें याद आ रहा हो, मान लो मैं अपने घर में रोज बैठता हूँ छत पे, और मेरे घर के सामने खिड़की में कोई आदमी कपड़े उतार के खड़ा हो जाता है, या कोई ऐसी हरकत करता है जो ऐसे सिग्नल देता है बॉडी लैंग्वेज के जो ठीक नहीं है, हाँ जी, या गली में कोई गाली बकता है, तो गली में गाली बक रहा है, मुझे गाली नहीं बक रहा है, तो उसको किस श्रेणी में रखोगे आप? अपराध की कौन सी श्रेणी है? बेसिकली वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। तो न्यूसेंस सिविल नेचर का भी केस बनता है, क्रिमिनल नेचर का भी। मैंने एक दो केसेस ऐसे किए हैं जो घर के आगे से जाते था, वो सिंबॉलिक गाली बकता था, किसी और के नाम पे गाली बकता हुआ मेरे घर से आगे निकल रहा, मालूम मेरे क्लाइंट था उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो क्लाइंट साहब आए, उन्होंने कहा जी मेरे घर के आगे से रोज निकलता है, जोर जोर से गालियां बकता है, लेकिन मुझे नहीं बकता जी, किसी और का नाम लेके नाम से गालियां बकता रहता है, इधर से आएगा उधर से आएगा, गालियां बकता रहता है। बेसिकली टारगेट वही है। तो उस केस में क्या करें, तो ये एक न्यूसेंस का मैटर है। तो उसमें हमने ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करके उसमें स्टे करवाया जी, और बाद में सारे उनको बाउंड डाउन किए। तो इस टाइप का यदि कोई ऐसा है कि किराएदार के साथ हो रहा है, किराएदार के पड़ोस में हो रहा है, तो किराएदार भी एक्शन ले सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। न्यूसेंस अलग चीज़ है जी। लेकिन यदि सहमति का मामला है, कुछ ऐसा है कि जो, क्योंकि एक साइड का पक्ष है, दूसरा साइड उस महिला का सुना भी नहीं है जी, तो फिर वो कोर्ट का मैटर बनता है कि कौन सही है कौन गलत है, या कंसेंटेड मैटर है, दोनों को जान के ही आगे मतलब कार्रवाई हो सकती है। जी जी। सोनू जी हमारे साथ जुड़े हैं सर कहानौर से। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते सोनू जी, कहिए क्या सवाल है आपके कानून की बात प्रोग्राम में? नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सर मेरा ये सवाल है, जैसे कि मान ले किसी वाइफ को तलाक दे दिया जाए और उसके तलाक के कागज भी आ चुके हैं, तो जैसे कि वो अपनी फैमिली आईडी से अपने मतलब कागजों में से कैसे कटाया जाए करके? क्या मैं समझा नहीं सर, दोबारा से बताइएगा अपना सवाल। सर जैसे तलाक के कागज हो जाते, तलाक हो जाता है वाइफ से, तलाक हो गया, आगे तो तलाक मतलब अपने कागजों में से उसको उतरवा जाए, तो कैसे उतरवा जाए सर उनको? कौन से कागज? आधार कार्ड या कुछ इस टाइप के? मतलब आधार कार्ड में से भी, और मतलब जैसे फैमिली आईडी है, राशन कार्ड है, उसमें से सर। देखिए, जब तलाक हुआ है आपका, जिस भी ग्राउंड पे हो, म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है, चाहे क्रूअल्टी ग्राउंड पे हुआ है, जिस भी ग्राउंड पे हुआ है, हाँ जी सर। जैसे आज तलाक होता है, आज तारीख है 21, हाँ सर। तो जो अपील टाइम है, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट का हो, चाहे अपेक्स कोर्ट का हो, जी सर, उस दौरान आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी पार्टी को अपील करने का अधिकार है। अपील टाइम पे आप शादी भी नहीं कर सकते, दूसरे रीमैरिज नहीं कर सकते, कोई ऐसी मतलब अपील टाइम में वो शादी की बाउंडेशंस को आपने वो करना पड़ेगा, लीगली कंप्लाई करना पड़ेगा। जब उसका अपील टाइम ख़त्म हो जाता है उसका, और तो फिर आप उस तलाक की जो कॉपी है आपके पास, जो ऑनरेबल कोर्ट की डिग्री की कॉपी होगी, उस डिग्री की कॉपी को अलॉन्ग विद द एक एप्लीकेशन, जैसे आधार कार्ड से उतारना है, फैमिली आईडी से निकालना है आपने, तो एक एप्लीकेशन लिख के कंसर्न अथॉरिटी को कि जी मेरा ऐसे ऐसे तलाक हो गया, ये डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी है ऑनरेबल कोर्ट की, आप अथॉरिटी को दीजिए, वो कर देंगे नेसेसरी एक्शन जो भी होगा उस पर। नहीं सर, मेरे एक भाई का तलाक हुआ था जी,
तो हमने उसके कागज भी मतलब जो तलाक के कागज थे वो हमारे पास में ही है वे। और जो मतलब हमने उसको कटवाना भी चाहे कई फेरी में तो कट ही नहीं रही उस कागजों में से। देखो ऐसा है, जो अथॉरिटी उसको सपना तो आएगा नहीं कि तलाक हो गया, आप अथॉरिटी को ले जाके कागज तो दोगे। हाँ दे दिया सर, मैंने कई बार दे चुका हूँ मैं। कौन अथॉरिटी है जी? ये जो मतलब जो तलाक के जो कागज में आते हैं ना सर, एक पर्टिकुलर सवाल पूछा है मैंने आपसे, किस अथॉरिटी की, मतलब आप परिवार पहचान पत्र की, मैं उसका आंसर उसी हिसाब से दे पाऊंगा ना कि आपने वहां अप्रोच करना चाहिए, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या किस कागज में से निकलवाना चाह रहे हो आप? पेंशन से, फैमिली? हेलो सर, जैसे राशन कार्ड हो गया सर। सर राशन कार्ड है तो जो डिपार्टमेंट सर यहाँ सोनू जी के सवाल का थोड़ा सा मैं भी जानना चाहूंगी यहाँ पे, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें से मेन निकलवाने के बाद भी और डॉक्यूमेंट्स में मतलब निकलवाने की जरूरत ही नहीं, वो सब में से ही निकल जाएगा? ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं तो सब में से अलग अलग प्रक्रिया होगी। देखिए आपने शादी के बाद सब डॉक्यूमेंट्स में चढ़वाया भी तो उसका नाम अलग अलग है, तो आपने अलग अलग निकलवाना पड़ेगा, लेकिन कोरोबेटिव हो जाता है। जैसे कि आपने आधार कार्ड में से निकाल दिया तो, या आपने फैमिली पहचान पत्र में से निकाल दिया, तो जब दूसरी जगह अप्लाई करोगे तो साथ में वो भी लगा दोगे कि मैंने वहां से भी निकलवा दिया। जी जी। तो सबसे पहले कौन से में से निकलवाएं? आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन आपको ऑनरेबल कोर्ट की डिग्री देनी पड़ेगी। अच्छा, उसके लिए जिससे ये प्रूव हो जाएगी ये इसका संबंध हमारे परिवार के साथ अब नहीं रहा। जी जी। पति हो चाहे पत्नी, लेकिन वो कोर्ट की डिग्री के बिना कोई नहीं मानेगा, वो भी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। जी जी जी। तो अपने वकील साहब से कह के जो कोर्ट की डिग्री है उसकी एक डिग्री की जगह मेरे को लगता है 5-7 अप्लाई इकट्ठी कर दो। जी जी। सारे आ जाएंगी, जहाँ जाची एक देते रहो। जी जी। सोनू जी क्या आप समझ पाए? जी मैम समझ गया मैम। हाँ जी हाँ जी। तो आपको 4-5 कॉपी वो कोर्ट से निकलवानी पड़ेगी और फिर आधार कार्ड से भी और सब चीज़ों से हटाना पड़ेगा, है ना? जैसे जो पति का नाम होता है उसकी जगह वो हटवा दो कि अब ये उनके पति नहीं रहे, है ना? तो इस तरह से करके अलग अलग डॉक्यूमेंट से अलग अलग हटवाना पड़ेगा, तब जाके ही वो आपके परिवार से अलग हो पाएंगी, नहीं तो कहीं ना कहीं से जुड़ी ही रहेंगी। हाँ, है ना सर? तो ये आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी और शायद ये प्रोसीजर में आपको एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरुआत में आप उनसे सलाह ले लें कि कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी जाके आप प्रॉपर मतलब इस कार्रवाई को कर पाएंगे। इस मामले में तो जिन वकील साहब ने आपका तलाक करवाया होगा वो आपको सलाह दे देंगे। जी जी जी। ठीक है सर, थैंक यू सवाल करने के लिए सर। थैंक यू जी। जी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी को। जी नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी। एडवोकेट अपने सुजान सर जी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। नमस्कार सर। और सर ये मेरे 2 सवाल हैं। जैसे सर ये एक महिला जैसे स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी कर रही है, जैसे एक महिला जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रही है जी, तो सर उनके लिए जैसे ये मैटरनिटी लीव जो होता है ना इसके लिए सेम होता है या अलग अलग होता है? और दूसरा सवाल ये सर कि मेरा जैसे मैटरनिटी लीव जो लेडीज लेती है प्रेग्नेंट होती है जब, तो सर उसमें क्या ये आप पे होती है फुल पे होती है? जी देखिए सेंट्रल एक्ट है जो, जिस आपका सवाल है कि स्टेट गवर्नमेंट पे क्या होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होगा। जी जी। जो मैटरनिटी एक्ट है वो सेंट्रल एक्ट है, इसका थोड़ा सा मैं आपको क्लेरिफाई करता हूँ। 2 तरह के कानून बनते हैं। एक कानून तो वो है जो भारत सरकार बनाती है, भारत सरकार बनाती है तो वो कानून लगभग सब स्टेटों पे लागू हो जाता है, एक्सम्पशन ना हो, जैसे पहले J&K के एग्जम्पशन हुआ करता था, ऐसा कोई आज की डेट में कुछ दिखता नहीं है। तो सेंट्रल एक्ट जो है वो सभी स्टेट पे लागू होता है। अब जैसे आप हरियाणा में बैठे हो, हम हरियाणा से बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार ने कोई एक्ट पास किया या किसी एक्ट में कोई छोटा मोटा अमेंडमेंट कर दिया, सुधार कर दिया, तो सिर्फ उतना पार्ट हरियाणा सरकार की यहाँ लागू होगा, या कोई स्पेशल अलग से ही अपना कानून पास कर दिया जो सब पे लागू नहीं है तो वो हरियाणा में लागू। लेकिन जो इस एक्ट की आप बात कर रहे हो मैटरनिटी एक्ट, ये सेंट्रल एक्ट है, ये पूरे हिंदुस्तान में लागू है। अब दूसरी बात आपने दूसरा सवाल और क्या किया था? जैसे आप पे होती है फुल पे होती है? ये फुल पे होती है सर, इसमें कोई डिडक्शन नहीं है, कोई वो आप नौकरी से निकाल भी नहीं सकते। इसमें तो एक ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में रिसेंटली हमने केस किया था, उसमें आउटपुट में आपसे इसमें फुल पे होती है, जो लीव मिलेगी जो 5-6 मिलेगी जो फुल पे होगी, सब कुछ मिलता है सर इसमें। अब इसमें कोई डिडक्शन नहीं है यहाँ तो। इसमें तो एक अभी दिल्ली पुलिस का एक मैटर आया था हमारे पास, उसमें ये था कि एक महिला ने दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई किया सब इंस्पेक्टर में के लिए, तो सब इंस्पेक्टर के लिए जब अप्लाई किया तो उन्होंने जो रिटर्न टेस्ट होता है वो पास कर लिया। रिटर्न टेस्ट पास करने के बाद काफी समय तक वो फिजिकल नहीं हुआ जी, क्योंकि फिजिकल की डेट ही नहीं आई। जब कुछ महीने बाद 5-7 महीने बाद उसकी डेट आई तब वो महिला प्रेग्नेंट हो गई जी। अब सवाल ये आ गया कि महिला को रेस कैसे दौड़ाएं,
रेस दौड़ेगी तो उसकी प्रेगनेंसी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो उस फिजिकल टेस्ट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। जब उस महिला को प्रेगनेंसी, उसको डिलीवरी हो गई सक्सेसफुली, माँ जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे, उसके बाद उन्होंने लीगल एडवाइस ली, हमसे आया, तो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक सवाल उठाया था कि क्या आप मैटरनिटी को प्लान कर सकते हो अनडिफाइंड ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट आज बताए कि सच एंड सच डेट को आपका फिजिकल होगा तो कोई अपना प्लानिंग कर सकता है, ठीक है जी, लेकिन आप तो बताते नहीं फिजिकल कब होगा, तो महिला तो वेट करती रहेगी कि उसको प्रेग्नेंट नहीं होना क्योंकि उसका फिजिकल आएगा। तो आप तो एक नेचुरल सिस्टम, एक नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट, ये तो एक है नेचुरल जस्टिस तो नहीं हुआ ना। इस बात को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने माना और उस महिला का दोबारा फिजिकल हुआ और वो सक्सेसफुली उन्होंने बाद में ज्वाइन भी किया। चलिए, जैसे ये मैटरनिटी लीव होती है, जैसे महिला अपनी मर्जी से ले सकती है सर, इसकी कोई सीमा है? नहीं, इसकी सीमा है, इसकी वो भी है कि कब ली जा सकती है, कब नहीं ली जा सकती, ये भी जी। इसका ये नियम प्रावधान बने हुए हैं कि कितने दिन के बाद। देखिए ऐसा होता है कि ऐसा तो नहीं है कि आज ही प्रेग्नेंट हुई और आज ही उसको वो एक पर्टिकुलर टाइम है कि उसके बाद डॉक्टरों की सलाह, जैसे बीच में कोई कंटिजेंसी इमरजेंसी आ जाए तो बात छोड़ दी, वो एक्सक्लूजन है, वो तो कभी भी लिया जा सकता है उस केस में तो। लेकिन कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है जो उसकी मातृत्व के खिलाफ हो, तो उसके एक स्लैब बना हुआ है आगे 3 महीने पहले, और बच्चा जैसे हो जाए तो उसके 3 महीने बाद, या बाद में भी ले लेते हैं, कुछ पहले कम लेते हैं। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो कहते हैं कि जी जैसे कि मान लो किसी का स्वास्थ्य कारण है, बीपी शुगर है या कुछ और दूसरी वजह हो सकती हैं, तो उसको कोई हार्ड वर्क कर रही है, हार्ड वर्क नहीं कर पाती उस टाइम पे, तो फिर एम्प्लॉयर उसको सॉफ्ट वर्क देगा जो बैठ के किया जा सकता है उसके स्वास्थ्य के हिसाब से, वो काम उसको लोड होगा। थैंक यू सर, आपका इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है कानून की बात। हमारे साथ प्रोग्राम में है एडवोकेट सुजान जी। तो अगर कानूनी संबंधी कोई भी सवाल है तो कॉल जरूर कीजिएगा, लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। उसके लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78, 9873551078। तो दोनों नंबर अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और मैं हूं प्रोग्राम में शर्मिला, और सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं और सवाल तो ढेर सारे हैं। सर दोबारा से भी आना पड़ेगा आपको सवालों के जवाब देने के लिए। आई विल बी हैप्पी टू। जी, अभी सर अगला सवाल मेरा ये है कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है, कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन हम काम करते हैं तो नौकरी पे तो जाना ही पड़ेगा ना, और अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा हो जाता है, तो क्या आते जाते वक्त भी जो जहाँ पे हम काम करते हैं, चाहे ठेकेदार के थ्रू हैं या किसी कंपनी के थ्रू हैं, तो उनका भी कुछ फर्ज बनता है क्या, या उनकी भी कुछ हेल्प मिलती है क्या? जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, जी जी, एक्ट में इस बात का प्रोविजन है, वेरियस अथॉरिटी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट्स ने इसमें मेंशन कर रखा है। जी, मैं अपने घर से निकल के अपने प्लेस ऑफ वर्क पे जाता हूं तो जो डिस्टेंस है बीच का वो कवर्ड है, उसको प्लेस ऑफ वर्क ही माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो जाते टाइम मेरे साथ कुछ, भगवान ना करे किसी के साथ हादसा हो, लेकिन क्या ऐसा कुछ हो जाता है या आते टाइम हो जाता है, तो उसको प्लेस ऑफ वर्क ही माना जाएगा कि वो घटना या दुर्घटना उसकी काम की जगह घटी है। जी जी, तो उसको जो बेनिफिट मिलने होते हैं वो पूरे के पूरे उसमें मिलते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। इसमें तो बहुत सारे केसेस आते हैं इस टाइप के, क्योंकि आज रोड एक्सीडेंट्स का खतरा इतना बढ़ गया रोड पे ट्रैफिक की वजह से, ऐसे तो बहुत सारे, क्योंकि वर्कर्स के पास कोई साइकिल से आता है, कोई पैदल आता है, यानी कि ऑटो में भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, तो वो सारा कवर होता है उसमें। जी, लेकिन सर होता ही है ना कि घर में जो कमाने वाला है ना, वो जा रहा है काम करने के लिए, लेकिन कई बार होता है कि जो महिलाएं हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, बच्चे छोटे होते हैं, उनको नहीं पता होता, तो उस समय क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए कि वो मदद उस इंसान को मिल पाए? 2 तरीके हैं। नंबर 1 तो है कि हमारे पास आ सकता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हम फ्री में उनको मदद करेंगे, क्योंकि महिला के लिए हमारा फ्री है, बच्चों के लिए हम फ्री मदद करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी, कोर्ट में जाएं, पूछें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहाँ है, कोई भी बताएगा, वहाँ जाना है। जी जी, पड़ोसी से मदद ली जा सकती है कि पड़ोस में कोई न कोई ऐसा होता ही पढ़ा लिखा जिसको नॉलेज होती है। आज की डेट में एजुकेशन अवेयरनेस काफ़ी है। गांव के, यदि गांव का मामला है, सरपंच पंच से मदद ली जा सकती है। जी जी, यदि कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो अपने अध्यापक से या स्कूल में पूछ सकता है कि जी कैसे करें, वो भी इसकी सलाह दे सकते हैं। तो चैनल्स बहुत हैं, जिस भी चैनल से करे
इसको अप्रोच मतलब लीगल फॉर्म को अप्रोच करना, या लेबर डिपार्टमेंट को जाके बता सकते हैं कि ये घटना घट गई। एक लास्ट, क्योंकि कई बार मैनेजमेंट इसमें मदद नहीं करती, क्योंकि मैनेजमेंट के खिलाफ ही तो केस डलना हो जिसमें काम करने को तो मैनेजमेंट को भी कहा जा सकता है, लेकिन वहाँ से कितना उसको हेल्प मिलेगी ये थोड़ा सा मैटर ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन सर यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि जब किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है ना, और हम चाहते हैं कि उसको जल्दी से हॉस्पिटल में पहुँचाया जाए कि उसकी जान बच जाए, उस टाइम पे बस यही रहता है, तो क्या उसको पास के हॉस्पिटल में ही पहुँचाए या फिर ESI हॉस्पिटल में ही पहुँचाना जरूरी होता है? उसका भी फ़ायदा मिल पाता है अगर पास का कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो? एक्ट तो यहाँ तक कहता है कि देखो, जब आप ऐसी कोई दुर्घटना घट गई तो ऐसा थोड़ी है कि आपके 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल वहाँ पहुँचेगा, आपको तो इमीडिएटली तो फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट एड की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की है। जी जी, जो नज़दीकी हॉस्पिटल है वहीं एडमिट कराएं और फर्स्ट एड मैनेजमेंट देगी, ESI बाद में देगी ही देगी। जी जी, तो क्योंकि ESI एक गवर्नमेंट एजेंसी है, उसको अप्रोच करने का एक प्रोसीजर है। लेकिन मैनेजमेंट तो आपके घर की है, जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा जहाँ जो मेरा मालिक है उसको तो उसका नंबर या मेरे सुपरवाइजर का नंबर या मैनेजर का नंबर तो मेरी जेब में, मेरे मोबाइल में होगा या मेरे परिवार के पास होगा। जी जी, उनको इमीडिएट बताइए, वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, इमीडिएट फर्स्ट एड देने के लिए। उसके बाद यदि ESI कवर्ड है या PF कवर्ड है तो उसको कंसर्न ESI PF को अप्रोच कर सकते हो। यदि नहीं है तो फिर मैनेजमेंट ही आएगा उसमें दोबारा से, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में उसको पूरा मेडिकल, उसका सैलरी वेजेस, जो उसके लॉसेज हैं, जो डैमेजेस हैं, सारे उसमें कवर आएंगे, उसके फैमिली का, यहाँ तक कि इमोशनल डैमेज तक कवर हो जाता है। जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया सर आपने। सर यहाँ पे जानना चाहूँगी कि जब कोई हादसा होता है और जो पास में लोग हैं जो अभी सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो, तो क्या वो भी मदद कर सकते हैं उसमें? उनके ऊपर तो कोई आँच नहीं आने वाली है? कोई किसी पे आँच नहीं आया। अब तो सरकार ने इतना तक प्रोविज़न कर दिया है कि कुछ इंश्योरेंस एजेंसीज को भी कि इमीडिएटली सपोर्ट करोगे, बाद में क्लेम आएगा तब आएगा। लेकिन पहले क्या होता था कि कोई रोड एक्सीडेंट या कुछ हो जाता था तो उसको जो विटनेस है जो उसको हॉस्पिटल ले जाता था उसको थोड़ा परेशान करते थे, हरास करते थे। आज की डेट में ये प्रावधान है कि पुलिस उसको परेशान नहीं कर सकती, वो विटनेस भी नहीं बनाया जा सकता यदि उसकी इच्छा नहीं है तो। जी जी, बहुत बढ़िया सर। सवाल काफ़ी बचे हैं और दोबारा प्रोग्राम होगा तो काफ़ी सारे सवाल हमारे श्रोताओं के भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुजान सर आने के लिए और इतने अच्छे से समझाने के लिए, हमारे दोस्तों के सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू जी, सभी का धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार सर। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे सवाल और इतने अहम सवाल जो आपने किए उनके लिए सभी का बहुत धन्यवाद। सुनने के लिए भी बहुत धन्यवाद। अभी फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अदालती कार्यवाही के लिए अच्छा वकील मुहैया कराता है, वक्त पर हर संभव कानूनी सहायता और सलाह देता है, लोक अदालतों के जरिए लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करता है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बेहतर न्याय बेहतर समाज। अधिक जानकारी के लिए निकटतम कोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 1510 पर फोन करें।